टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन से होता होता रिफ्लेक्शन हो गया था, ये फिनोमेना था। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर था। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही थी तो एक टाइम इतना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस कर दिया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो गया। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। हमारे डेंसर से रेयर जा रही है लाइट, है ना? कहां से कहां जा रही है? डेंसर से। हमारे डेंसर मीडियम में वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री था, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को नाम दिया गया क्रिटिकल एंगल। दो चीजें हमें समझनी बहुत जरूरी हैं। टीएआर होगा कब? जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर जाएगी और हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो हमारे क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाए, तो लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? TIR। TIR में T का मतलब टोटल इंटरनल और R का मतलब रिफ्लेक्शन है। कई बार बच्चे गलती से इसे रिफ्रैक्शन समझ लेते हैं। रिफ्रैक्शन का फिनोमेना पढ़ा रहे हैं, रिफ्रैक्शन होते 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 रिफ्लेक्शन हो जाना, उसको बोलते हैं हम लोग TIR। दो चीजें बहुत जरूरी हैं TIR होने के लिए। पहला, डेंसर से रेयर जाए। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। इज दैट क्लियर? तो इस कॉन्सेप्ट की कुछ एप्लीकेशंस हैं। जैसे पहली एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे थे, शायद हम भागते भागते लास्ट क्लास में पढ़ा भी था थोड़ा सा, कि साहब जो डायमंड है वो चमकता क्यों है? स्पार्कलिंग या फिर ब्रिलियंसी, है ना, शाइनिंग ऑफ अ डायमंड। तो शाइनिंग और अ ब्रिलियंसी ऑफ अ डायमंड इज ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ओनली। जैसे मैं लास्ट क्लास में बात कर भी रहा था कि डायमंड जब अपनी शेप में मिलेगा तो मान लो ऐसा भी मिलेगा, इट इज अ ड्रॉप ऑफ अ कार्बन। तो नेचुरल फॉर्म में वो बेसिकली एक टुकड़ा ही तो होता है जो माइन से निकाला गया। डायमंड कहां से मिलता है? घर में थोड़ी ना बनाया। अच्छा, अभी तो बना भी सकते हैं। जो आप लोग क्या बोलते हैं उसको, जो आप लड़कियां आजकल डायमंड जैसा लुक लाइक पहनती हैं, उसको क्या बोलते हैं? जर्कन? क्या बोलते हैं? अमेरिकन डायमंड, है ना? वो डायमंड होता है बट वो मैन्युफैक्चर्ड होता है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कंडीशंस पे, हम लोग लैब में बना सकते हैं। लेकिन जो नेचुरली अकरिंग डायमंड होता है वो भी ऐसे ही कुछ एमॉर्फस शेप का होता है, टेढ़ी-मेढ़ी शेप का ही होता है। होता क्या है? हम इसको कट करते हैं। क्या करते हैं? इसको कट करते हैं, उसकी हम कटिंग करते हैं। तो जोहरी तराशता है हीरे को, तराशना। तो तराशने का मतलब क्या होता है? उसको कट करना। तो हमने सब इसको कट किया, हमने सब इसको कट किया, ये ऐसे कट हो गया, इसे कट किया, ये ऐसे कट हो गया, इसे ऐसे कट किया, ऐसे कट हो गया, इसे कट किया, ऐसे कट हो गया, इसे कट किया, ऐसे हो गया। सही है क्या? इस तरीके से हम लोग डायमंड के फेसेस बनाते हैं। लेकिन फेसेस बनाने की शर्त क्या है कि फेसेस कैसे बनाने हैं? ये भी एक गवर्निंग रूल चल रहा है। ये भी एक गवर्निंग रूल चल रहा है। ऐसा नहीं कि कैसी भी काट दिया बस। फेसेस ऑफ डायमंड्स आर कट इन अ सच अ वे। कैसा वे? बताता हूं उसको। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डायमंड होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। इज अ क्वाइट हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42। याद करने में बड़ा आसान सा है, 2.42। और अगर हम TIR का कॉन्सेप्ट लगाएं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, तो साइन C इक्वल्स टू 1 अपॉन में म्यू है। साइन C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2.42 है। यानी C इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2.42 है। और ये सॉल्व करके आता है 24.2 डिग्री। ये वैल्यू याद करना कितना आसान है? 2.42 24.2। यानी डायमंड का क्रिटिकल एंगल कितना है? 24.2 डिग्री।
24.2 डिग्री हमारा क्रिटिकल एंगल है। किसका क्रिटिकल एंगल है? किसका? डायमंड का। यानी अगर डायमंड से होते हुए बाहर किसी रेयरर मीडियम में कोई लाइट जा रही हो, ये तो बाहर चला जा या फिर शांति से बैठ आगे आ जा बस क्लास में। नहीं वो पीछे वो लड़का, क्या नाम है तेरा? बाहर जाना है या आगे आना है? बाहर जाना है आगे आना है? बाहर जाना है आगे आना है? आजा आजा। इवन ना बैच रिकॉर्ड करनी होती है क्लास, तो मैं वैसे भी टोकना पसंद नहीं करता। गुड़िया इधर थोड़ा खिसक जियो। क्या नाम है तेरा? निष्ठा, बैठना, बैठ बैठ जा। तो वो पीछे दिखाई दे रहा है? हाँ चलो चलो वापस। तो मैं क्या कह रहा हूँ, क्रिटिकल एंगल कितना है इसका? 24 पॉइंट। तो मान लो डायमंड के अंदर एक लाइट है। डायमंड के अंदर लाइट कहां से आई उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मान लो डायमंड के अंदर यहां लाइट पड़ी, इस फेस पे यहां लाइट पड़ी, और अगर यहां पे इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 24.2 डिग्री से ज्यादा हो गया, और ये बाहर है एयर और अंदर तो सारा है क्या साहब? डायमंड ही है सर। बोलो हाँ। अगर ये एंगल यहां पे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो क्या होगा? तो उसका टीआर हो जाएगा, यानी ये रिफ्लेक्ट करके यहां आ जाएगा। सही है क्या? अब मुझे यह भी श्योर करना है कि यहां पे भी जब वो पड़े तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से, ताकि इसका क्या हो जाए, और जैसे ही यहां पहुंचे फिर यहां पे इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से, फिर इसका टीआर हो जाए, फिर यहां पे टीआर हो जाए, फिर यहां पे। इसका मतलब फेसेस काटना कोई ऐसा नहीं कि बस कुल्हाड़ी ली और काट दिया, बस कि सब चाकू लिए काट दिए। फेसेस इस तरीके से कट होने चाहिए कि जब भी लाइट इसके इंटरनली किसी भी फेस पे इंसिडेंट करे तो उसके एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, क्योंकि रे तो हमेशा डेंसर से रेयर जा ही रही है। देखो टीआर होने की दो शर्तें हैं बेटा, पहला डेंसर से, और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से। तो सब तराशना कितना मुश्किल नहीं होता होगा, इसलिए तो साहब माइंड से खोद के निकाला। सस्ता दे दो थोड़ा सा, बार्गेनिंग करते हो कि नहीं नहीं ठीक ठीक लगा लो। तो इट्स अ वेरी हार्ड जॉब ना। डायमंड के फेसेस को इस तरीके से कट किया जाता है कि जब भी वो लाइट किसी भी फेस पे पड़े उसका टीआर होना निश्चित हो। बोलो हाँ या ना? गॉट माय पॉइंट? पढ़े इसको। अच्छा सुनो, यहां से टीआर हुआ, यहां से टीआर हुआ, जैसे ये लाइट ना एक बार एंटर कर गई, मान लो यहां से लाइट जो है एक बार मान लीजिए एंटर कर गई, सही है, यहां से एंटर कर गई। अब जब वो कलेक्टर के बाहर निकले तो जिस भी फेस से वो बाहर निकलेगी ना, वो कलेक्टिवली बहुत सारी एनर्जी लाएगी, तो स्पार्क जैसा प्रोड्यूस करेगी। जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया, ये वाला देखो डायग्राम दिख रहा है। यहां से लाइट चमककर बाहर निकली है, इसलिए चमक। अंदर हर जगह क्या हो रहा है? अंदर हर जगह क्या हो रहा है? हर जगह टीआर हो रहा है, लेकिन वो कलेक्टिवली जिस फेज से बाहर निकलेगी वहां वो रोशनी या स्पार्क प्रोड्यूस करेगी। तो पढ़ लेते हैं आप लोगों के साथ, ध्यान लगाएंगे सारे बच्चे। क्या लिखा है? द ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड इज ड्यू टू in total internal reflection, as the refractive index of diamond is very large, its critical angle is a very small, which is 24 point। इसका मैथमेटिक्स लिख लेना, मैं आगे ये स्लाइड लगा दूंगा, ठीक है ना। साइंस ही कैसे निकाला हम लोगों ने, है ना? बोलो क्रिटिकल एंगल कैसे निकाला? ऐसे निकाला सर आपने, सही है क्या? लिख लेना, अभी आगे लगा दूंगा स्लाइड। आगे आगे बढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ना। क्या लिखा है? द फेसेस ऑफ डायमंड आर सो कट, द फेसेस ऑफ डायमंड आर सो कट दैट the light entering the crystal suffers TR repeatedly, बार बार उसका TR होता रहे, hence gets collected inside, but it comes out through only a few phases, hence diamond sparkles when seen in a direction of a emerging light। तो जिस साइड से इमर्ज होता हुआ आ रहा है वहां से वो स्पार्कल करता हुआ नजर आता है। हाँ ना? तो बोल दो बच्चों। तो एक काम करें आप लोग, प्लीज जल्दी कैलकुलेशन थोड़ी सी लिख लो रफ में ऐसे ही, कि हाँ ठीक है इन्फॉर्मेशन है, याद रहेगी।
स्पार्कलिंग डायमंड, ठीक है। तो डायमंड चमकता क्यों है? क्योंकि मैं उसकी कटिंग ऐसा करता हूं कि उसका बार बार टीआर हो रहा है। अगर कोई डायमंड चमक नहीं रहा तो उसमें गलती किसकी है? कटिंग की। क्योंकि डायमंड का चमकना उसकी कटिंग पर डिपेंड करता है कि उसके फेसेस को इस तरीके से काटें, उसके फेसेस को इस तरीके से काटें कि जब भी लाइट अंदर एंटर कर जाए तो उसका बार बार टीआर हो जाए। एक बार टीआर हुआ तो अगले पे पड़े तो दोबारा से टीआर होना चाहिए। कि whenever light incident on any face of a diamond internally, the angle of incidence must be greater than critical angle। यानी जब भी लाइट पड़े तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा 24.2 डिग्री से ज्यादा पे ही पड़े। तो इसलिए तराशना एक कला माना जाता है। हर कोई थोड़ा ना तुम्हें बोल दो डायमंड लो चमका दो इसको, काट नहीं चमकेगा आपसे। सही है क्या? दूसरी एप्लीकेशन पे आ जाते हैं। दूसरी एप्लीकेशन है पोरोप्रिज्म्स। अगला हाथ दिख रहा है पोरोप्रिज्म। डायग्राम दिखाते रहो तुम लोगों को, ध्यान से देखना। लाइट कैसे गई है? लाइट गई ऐसे और यहां से वापस आ गई। क्या टीआर हो रहा है? देखो इस पॉइंट पे तो टीआर नहीं, ये तो सीधा निकल गई, बोलो सही है क्या? लेकिन यहां पे क्या हुआ उसका? टीआर। सेम मीडियम में आ गई फिर वापस आ गई। इसको बोलते हैं टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स, या फिर वहां लिख लो उसका नाम पोरो। लिखा होगा मैंने कहीं पे, लिखा है क्या? चलो नहीं, पोरो, पोरोप्रिज्म्स। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म को क्या बोलते हैं? पोरोप्रिज्म्स। पोरोप्रिज्म बेसिकली राइट एंगल प्रिज्म है। राइट एंगल मतलब दो एंगल 45 के मान लूं, आइसोसेलेस राइट एंगल। कौन सा? दो एंगल 45 45 1 90। तो क्या लिखेगा? राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म 45 90 45। सही कह रहे हो। इट्स कॉल्ड एज व्हाट? टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। अच्छा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, ये मुझे अब याद है। जैसे पानी का कितना है? 1.33 यानी 4/3। अच्छा, उसका डायमंड का कितना है? 2.42। वुड का नहीं, वैसे उसका 1.3 होता है, मैंने परफॉर्म करके देखा था। हाँ, वोट का सर, वोट का होती है वो जो होती है हरी हरी से कुछ, पता नहीं ना मुझे थोड़ा। पता नहीं ना बेटा, में नॉलेज नहीं है। म्यू का वैल्यू 1.5, साइन सी का वैल्यू 1/1.5। बोलो हाँ है ना? साइन इनवर्स इन 1/1/5 के 1.5 के आगे सीख के आ गया 41 पॉइंट। ये वैल्यूज याद करने की हैं बच्चों, आपको ये याद रखनी है। क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर इज 41 डिग्री, 41.8 डिग्री। 42 ग्लास के लिए, ग्लास के लिए, ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 41 पॉइंट, यानी लगभग कहीं 42 डिग्री। 42 मान लेता हूं, चलो चलेगा, 42 मान लेते हैं। तो यहां पे लिखा कि whenever light falls on a face at a right angle of a right angle of prism at an angle greater than 41.8 degree or 42, it will suffer what? tear। ठीक है, बाद में कुछ इंफॉर्मेशन लिखिए, बाद में बात करेंगे। एक करके आप इसको पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये हमारा एक पोरोप्रिज्म है, दिखाई दे रहा है, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस है। 45 45 90। सही है क्या? 45 45 90। सही है क्या? ये मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी। ऑब्जेक्ट में दो चीजें होती है, एक होता है हेड, एक होती है टेल। ये उसका हेड हो गया और ये हो गया उसका टेल। ये जो प्रिज्म है ये ग्लास का है, ये मैंने मान लिया। अगर ये ग्लास का है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और क्रिटिकल एंगल 41.8 डिग्री है, यानी कि 42 डिग्री मान लिया। अब जरा ध्यान रखना, बी यानी उसके हेड से कुछ रेज निकली, रेज निकली सीधा गई यहां पे, इस पॉइंट पे इसका कुछ नहीं हुआ, ना टीआईआर ना रिफ्रैक्शन। कुणाल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस पॉइंट पे जब लाइट पड़ी तो वो नॉर्मली पड़ी, यानी इस पॉइंट पे इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हुआ तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? There will be a no deviation in a light. There will be a no deviation in a path of a light whenever it incident perpendicularly on the surface. Whenever light incident perpendicularly on the surface, its angle of incidence is 0 degree. There will be a no change in its path at all.
सीधा निकल जाएगी। जैसे किसी, मैंने बताया भी था कि मान लीजिए लाइट ऐसे पड़ी किसी सरफेस पे तो सीधा निकलेगी ना, इस पे कोई रिफ्रैक्शन, कोई बेंडिंग नहीं होती, इसलिए यहाँ पे कोई भी बेंडिंग कुछ नहीं हुआ, सीधा सीधा चली गई, सीधा चली गई, यहाँ चली गई। सही है क्या? अब इस पॉइंट पे यहाँ पे इंसिडेंट हुई, ये मैंने क्या बना रखा है, एक नॉर्मल दिखाई दे रहा है क्या? बोलो हाँ। अब जरा बताना, ये एंगल 45 है, कितना होगा? 90। ये कितना होगा? 45। तो ये वाला एंगल कितना होगा? यानी यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 45। जबकि इसका क्रिटिकल एंगल कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन व्हाट? तो भैया क्या होगा? TIR होगा, और TIR होगा तो लाइट जाएगी। बोलो हाँ, ऐसे सही है क्या? अब दोबारा से इस पे परपेंडिकुलरली पड़ी है, बोलो तो सही यार। और जब ये परपेंडिकुलर पड़ी तो सीधा सीधा बाहर निकल जाएगी, यहां पहुंचेगी। हाँ ना बोल यार। दोबारा से यहां से रे ऑफ लाइट निकली, यहां गई, इसका कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, सीधा यहां पड़ी। यहां पे कितना एंगल होगा इसका इंसिडेंस का? बोलो 45 होगा। क्या TIR होगा? हाँ होगा। बोलो सही है क्या? यानी ये जो ऑब्जेक्ट था ऐसे, वो ऐसे दिखाई देने लग गया। मतलब हमारा ऑब्जेक्ट AB ऐसे था, उसकी इमेज A' B' ऐसे बनी है। अगर आप टेक्निकली देखो, मैंने थोड़ा सा भावुकता में बड़ा बना दिया इसको, लेकिन इसका जो साइज है देख रहे हो, वो क्या चेंज हुआ है? क्या इसका साइज चेंज हुआ है? द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन सेम, सॉरी द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज रिमेन सेम। ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज बराबर बराबर है। यानी आपने अपनी इमेज, सॉरी आपने अपने ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनाई जो कि सेम साइज की थी, लेकिन उसे इन्वर्ट कर दिया या उसे टिल्ट कर दिया बाय द एंगल ऑफ व्हाट? π/2। इसको बोलते हैं पोरोप्रिज्म। पोरोप्रिज्म यानी उल्टा कर दो, पाई से घुमा दो, π/2 से घुमा दो। ऐसे प्रिज्म जो कि हमारे ऑब्जेक्ट की ऐसी इमेज बनाते हैं जो हमारे ऑब्जेक्ट से या तो π/2 या पाई एंगल से इन्वर्टेड होती है, उसको बोलते हैं पोरोप्रिज्म। कितना इन्वर्जन है यहाँ पे? इन्वर्जन बाय, वैसे एक शब्द गलत यूज कर रहा हूं मैं। इन्वर्जन का मतलब एक्चुअली 180 डिग्री होना चाहिए, है ना? तो इसमें लिखो, इस डायग्राम के साथ लिखो डेविएशन ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट, डेविएशन ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट इज π/2। ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर लेना। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया, एंगल कितना हो गया? π/2। लिख लिया? ऐसे भी लिख लो, डेविएटिंग रे बाय 90 डिग्री और π/2। डेविएटिंग रे बाय 90 डिग्री और π/2, π/2 और 90 डिग्री से उसे डेविएट करना। सही है? अगला डायग्राम शुरू करूं? अगले पे आ जाओ बेटा। एग्जाम में क्या आएगा? एग्जाम में आएगा ऐसे डायग्राम, क्या आएगा? इसकी इमेज बनाओ। समझ रहे? ये 45, ये 45, इधर 90, सेम है। बोलो ना, इधर ड्रॉ दी फाइनल इमेज। बना लोगे? समझ में आ रहा है? ऐसे इमेज बन गए। अगला देखो, ऑब्जेक्ट कौन है? AB। सही है? यहां से रे निकली, यहां से रे निकली, यहां से यहां पे गई। राघव यहां पे कोई डेविएशन क्यों नहीं हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? 0 है। नॉर्मली पड़ी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। यहां पे एंगल कितना होगा? कैसे? बिकॉज ये 45 है, ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली। बोलो ये 90, ये 45 होगा, ये 45 हो गया। बोलो हाँ है ना? यहां से गया 45 है, एंगल ऑफ क्रिटिकल कितना है इसका? 42। TR होगा। बोलो हाँ। ऐसे गया, सही है क्या? अब इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ, सही है? दोबारा से यहां पे एंगल देखो कितना है, ये 90 है, ये 45 होगा, ये भी कितना हो गया? 45। दोबारा से TR हुआ, इस बार 2 TR हो रहे हैं। पिछली बार कितना TR हुआ था? एक ही बार हुआ था। अभी कितना हुआ? 2 TR हुआ। फिर यहां से गया, यहां कोई डेविएशन होगा क्या? नहीं सर। यहां बन गया, A से जो रे निकली थी कहां बन गई? वो A' पे बन गई।
नहीं समझ में आया सर? सिमिलरली बी से गया, कहां पे आ गया? तो ऑब्जेक्ट ऐसे था, ऐसे बन गया। कितना इन्वर्जन है? इस बार इन्वर्जन शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इसके ऊपर लिख लो इन्वर्जन, इन्वर्जन ऑफ इमेज बाय पाई या फिर 180 डिग्री। इन्वर्जन ऑफ इमेज बाय पाई और 180 डिग्री। सही है। एग्जाम में बीच में डायग्राम ऐसे लाइन ड्रॉ मत कर देना, वो तो मेरे को डायग्राम बनाने के लिए ऐसे ऐसे बना लेना अलग से, इसमें मत करना, मतलब वो तो मैंने बना दिया, बट एग्जाम में मत करना ऐसे, ठीक है? चलें, तो ये पूर्व, अगला एक और डायग्राम बना रहे हैं। देखो अगला आ रहा है, ध्यान से देखना। ये अपन काम करते हैं ना, ये डायग्राम अपने आप बनाते ही है ना, ये ठीक रहेगा। आप लोग के पास जगह है क्या? है ना, अपन आप भी बनाएंगे बाद में, है ना? पहले मैं बनाऊंगा, बहुत गंदा सा बना है लेकिन थोड़ा सा ठीक हो गया है। नहीं अभी भी गंदा, चलो ठीक है कोई नहीं। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, सही है? रे निकली ऐसे, इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन होगा या नहीं होगा? राघव क्यों होगा बताइयो? हैं? हाँ तो क्या होगा फिर बताइयो? या नॉर्मल बनाऊंगा यहाँ पे, नॉर्मल बनाऊंगा यहाँ पे, रे कहाँ जाएगी बता? कहाँ जाएगी? रुक जाओ यार, भाई से बात करना तो। हाँ टूवर्ड्स नॉर्मल मतलब इधर बेंड होगी थोड़ी सी, मतलब जानी चाहिए थी सीधा, ऐसे बोलो हाँ, लेकिन ऐसे ना जाके क्या हो रहा है? टूवर्ड्स नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो रही है, यानी रे गई मान लो ऐसे, सही है क्या? बोलो करेक्ट। अब हमें इंश्योर करना है कि जब वो इस पॉइंट पे आई है, यहां पे इस पॉइंट पे, तो अगर यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक टू दी सेम मीडियम। बोलो हाँ, ऐसे सही है क्या? अगेन ऐसे बाहर निकाल दूं जैसे अंदर आई थी? अरे बोलो ना यार, ए से निकली, क्या बन गई है? ए डैश। बट वी नीड टू इंश्योर वन थिंग कि यहां पे क्या होना चाहिए इसका? टी ए आर, टी ए आर अकर्स, सही है क्या? दोबारा रे ऑफ लाइट यहां से गई, सही है क्या? नॉर्मल बनाया, नॉर्मल बनाया, क्या होगा बोलो? टूवर्ड्स अ नॉर्मल, सही है क्या? यहां पे क्या इंश्योर करना है? टेयर होना चाहिए, रे ऑफ लाइट गई ऐसे, सही है क्या? क्या जाएगी? क्या बराबर? क्या कह रहा है? हाँ तो बना तो रहा हूं, साले तू बनाकर दिखा पहले। देख रहे हो क्या किया मैंने? यहां पे टी आई आर अकर्स अगेन, सही है क्या? आपका ऑब्जेक्ट ये, आपकी इमेज ये, थोड़ा बहुत थोड़ा डिफरेंस नजर आ, ज्यादा आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट था वही है, साइज चेंज नहीं होना चाहिए, साइज नहीं होना चाहिए। दूसरा, जिस लेवल पे ये है ना उसी लेवल पे बनाए, यानी कि हम बोलते हैं कि किसी एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमारी रे डेविएट ही नहीं हुई, तो नो डेविएशन बट इन्वर्जन। यहां देखो पिछले वाले में जिसमें बताया था, रे यहां से लेके यहां पहुंच गई, सही है क्या? यहां से यहां पहुंच गई, तो डेविएशन हुई है 90 डिग्री से,
लेकिन यहां पे क्या हुआ है, यहां पे बस क्या हुई, एक पोजीशन जो है बिल्कुल वो सेम है, हॉरिजॉन्टली सेम ही है ना, हमने इरेक्ट किया है विदाउट डेविएशन ऑफ रे, करेक्ट। अब आप अपने आप बनाकर देखो एक बार इस डायग्राम को, इसे हम लोग इरेक्टिंग प्रिज्म भी बोलते हैं। ये मुझे बोल रहा था कि नहीं ये साइज ना चेंज नहीं होना चाहिए। देखो जैसे तुमने किया ना, ये गलती है। हाँ, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसी के बिल्कुल सामने इमेज बननी है, समझते हो, इसको बोला गया डेविएशन ना होना। इसकी तो बात ही छोड़ दो। अच्छा ये भाई कितना तेज है, देख रहे हो, ये जुगाड़ बना रहा है, पता क्या कर रहा है ये, इसने पहले ये बनाया फिर ये बनाया, ये देखो कितना तेजी कर रहा काम। नहीं तुम भी ठीक कर रहे हो ऐसे, बेसिकली आउटपुट आना चाहिए, दैट्स इट, खत्म बात है ना। क्योंकि मुश्किल से तो बनता है डायग्राम, आप देख रहे हो वहां पे भी कितना एक्यूरेसी से बनाया हुआ है। ये जो वो एक मूवी थी ना, कौन सी थी, धमाल, उसमें डब्लू थे दो, याद है, अगर ध्यान से देखो तो ये वही है, ये बेसिकली तो डब्लू बनाने हैं, है बबलू डब्लू, बोलो ठीक है। तो पूर्व प्रेजेंट समझ में आ गया, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द न्यू टॉपिक, दिस इज कॉल्ड एज अ मिराज। तो TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के हमने दो टॉपिक पढ़ लिए, एक तो ये वाला हो गया पूर्व प्रिज्म, और एक पढ़ लिया हमने स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। एक टॉपिक है इसका नाम है मिराज। मिराज मेरे ख्याल से उन सब बच्चों ने देखा होगा जिन्होंने या तो गाड़ी चलाई है हाईवे पे, या गाड़ी की आगे वाली सीट पे तुम्हें बैठने दिया हो पापा ने, क्योंकि तो मम्मी की रिजर्व होती है ना वो, पर उसी की बंदी बैठेगी तो ये तो लॉन्ग ड्राइव पे जाएगा बंदा। नहीं अरे मतलब, अरे वापस आओ ना बस। हाँ पापा, अपने पापा, अपने वाले की बात कर रहा हूँ। तो मैंने ये देखा है कि, मुझे मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि जब हाईवे पे चलते हैं और तड़कती धूप पड़ रही होती है, ये धूप की बात है सब, हॉट सनी डे, हॉट सनी डे, कुछ भी सनी डे की बात क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि उस वक्त जो सड़क होगी, जो सरफेस होगी, वो रेडिएट बैक करने लग जाती है एनर्जी। कभी तुम्हें इमेजिन करो, तुम्हें नहीं कर, नहीं गाली दे देंगे, सुनो, जैसे इमेजिन करो तुम ही हो, जैसे आप बंगला साहिब गए, इमेजिन करो, अब चल रहा है मान लो
जून चल रहा है, जून, और नंगे पैर चलना है तुम्हें फर्श पे, तुम्हें क्या प्रॉब्लम आएगी? पैर जलेंगे। रीजन क्या है उसका? क्योंकि हीट से वो जो सरफेस है वो क्या हो गई? हॉट हो गई और रेडिएट करने लग गई है, हीट रेडिएट कर रही है। ऐसा सड़कों के साथ भी होता है, कभी छत पे जाना जब पड़ जाए तुम्हें गर्मियों में, है पैर ऐसे ऐसे होता ना, तो वो जो है वो सरफेस रेडिएट हो जाए। तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हीट हो। उस टाइम पे, जिस टाइम में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है, उस टाइम पे उस सरफेस के आसपास का टेम्परेचर राइज कर जाता है। बोलो हाँ या ना? टेम्परेचर राइज कर जाएगा उसके आसपास, सरफेस के आसपास। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, हीट बढ़ी, तुम्हें क्या लगता है एयर का मॉलिक्यूल पास पास आएगा या दूर दूर जाएगा? अगर मॉलिक्यूल दूर दूर जाएगा, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेंडमाइजेशन आएगी, पार्टिकल दूर दूर भागेगा, इंटर molecular distance will increase, and of course the refractive index will decrease. So this becomes what? This becomes a rarer medium. ये क्या बन गया? rarer medium बन गया। तो ये जो सरफेस था इसके आस पड़ोस में जो मीडियम हो गया वो हो गया सारा मीडियम रेयर। बोलो सही है क्या? ये सारा मीडियम क्या हो गया? रेयर हो गया। अब जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, और फिर वही कि भाई अर्थ के सरफेस के पास है तो प्रेशर ज्यादा हुआ। नहीं समझ में आ रहा, रिलेट नहीं कर पाए सर। एक बात बताओ, मेरी बात सुनो, हमने क्या पढ़ा था अभी पीछे क्लासेस में कि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज वेरी वेरी लार्ज। व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज वेरी वेरी लार्ज ऑन द सरफेस which is equals to 1 atmospheric pressure 1 atm, याद है? 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल। यू रास्कल, टेल मी, वैल्यू पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ प्रेशर सबसे, और जैसे जैसे मैं सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर गया प्रेशर कम होगा। तो यहां पे प्रेशर ज्यादा है तो मॉलिक्यूल आसपास रहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज्यादा होगा। सही है क्या? जैसे जैसे मैं अर्थ की सरफेस से ऊपर 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 जाऊंगा मेरा प्रेशर का वैल्यू कम होगा, मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो पहले भी हमने पढ़ा है कि ऊपर वाला मीडियम रेयर होता है, नीचे वाला मीडियम, लेकिन ये तब की बात है जब सनी डे नहीं है, सनी। लेकिन अब सनी है तो देख लो टेम्परेचर वहां का बढ़ गया, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा तो मेंटेन हो ही जाएगा ऊपर जाके। यानी दोबारा से ये पता है कि कौन सी हाइट की बात चल रही है? यहां तक तो हाइट की बात चल रही थी जब हम तारे सितारों की बात कर रहे थे, याद है कि यहां पे स्टार है ना, और यहां से मैं देख रहा हूं खड़े होके। बट इमेजिन करो तुम खुद खड़े हो, तुम खुद खड़े हुए हो। जब तुम खुद खड़े हुए हो, जब तुम यहां खड़े हुए हो, तुम खड़े हुए हो, सही है, तुम खड़े हुए हो, तो जहां तुम खड़े हुए हो वहां पे टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ही सिर्फ म्यू कम हुआ है, वरना यहां पे तो म्यू ज्यादा ही होगा ना। बोलो हाँ, ये तो म्यू ज्यादा ही होगा ना। पहले अगर मान लीजिए टेम्परेचर ना बढ़े, बारिश पड़ रही है सर, बारिश पड़ रही है, और बारिश पड़ रही है तो टेम्परेचर यहां का कम ही है, बोलो ना, प्रेशर ज्यादा ही है, तो डेंसिटी क्या होगी यहां पे? ज्यादा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा यहां पे? ज्यादा। लेकिन जैसे ही गर्मी पड़ी, ये एक बेसिक सिचुएशन है ना बच्चों, अगर गर्मी पड़ी, हॉटनेस ज्यादा है, तो यहां पे क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ने शुरू कर देगा, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा म्यू क्या हो गया? कम हो गया। यानी उस इंस्टेंट के लिए, उस समय के लिए, यानी ये जो बातें हो रही हैं ये सिर्फ तभी होंगी, ये तभी एप्लीकेबल होंगी जब सूरज है, जब गर्मी है, जब सरफेस हॉट है, हॉट सनी डे, हॉट सनी डे। यानी उस केस में ये सारा मीडियम रेयर होगा क्या? और रिलेटिवली उसका ऊपर वाला मीडियम, वैसे पूरा का पूरा डेंसर होना चाहिए। बोलो हाँ। एटमॉस्फेरिक कंडीशन के हिसाब से देखें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट लगाएं तो सारा का सारा डेंसर होगा और ऊपर जाते 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 रेयर होगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब बिल्कुल सरफेस के पास वाली हवा गर्म हो गई, म्यू कम हो गया, वो रेयर हो गई। यानी इसके पैरों में, इसके पैरों के आसपास जो मीडियम है वो रेयर है डेंसर, और इसके सर पे जो मीडियम है वो रेयर है डेंसर। यानी ऐसा हो सकता है ना, मतलब कि ये मीडियम क्या है? सारा डेंसर, और यहां पे क्या है? सारा मीडियम रेयर। समझ में आ गया? सही है।
ये सिनेरियो है, सही है ना। अब इमेजिन करो मैं यहां पे खड़े होकर एक पेड़ देख रहा हूं, ये पेड़ है, सही है, ये पेड़ है, पेड़ आपसे थोड़ा सा थोड़ा ही बड़ा होता है ना, हाँ सही है। यहां पे कुलदीप खड़ा है, सही है। अब ध्यान से सुनना, कुलदीप ने पेड़ को देखा, पेड़ ने कुलदीप को नहीं देखा, पेड़ थोड़ा ना देखता है। अब रेस कहां से आ रही है? पेड़ से, बिकॉज किसको देख रहे हो? तो रेज आ रही हैं ट्री से, सीधा रे आई, क्या दिखा? सीधा पेड़ दिख गया, सही है। लेकिन कुछ रे ऑब्जेक्ट में से हर जगह नहीं, यहां भी निकलेगी, यहां भी निकलेगी, यहां भी निकलेगी, बोलो हाँ। कुछ रे ऐसी भी तो जाएंगी, बोलो सही है। अगर कोई रे ऐसे चली गई तो वो जा रही है कहां से कहां? डेंसर से, और जब डेंसर से रेयर जाएगी तो, और अगर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे किसके बराबर होगा? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, बोलो हाँ। तो यहां पे क्या होने वाला बेटा? रे तो पहुंचेगी, लेकिन कुलदीप को लगेगा कि ये रे कहां से आ रही है, लगेगा रे कहां से आ रही है, उसे लगा रे कहां से आ रही है, नीचे से आ रही है, बोलो सही है क्या? यानी उसको उसके साथ में उसकी इमेज भी नजर, व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व्ड along with its image, this is called as what? Mirage. It is an illusion, क्योंकि ऐसा होता तो है नहीं, लेकिन मुझे क्या हो रहा है? ये महसूस हो रहा है। तो when an image of an object can be seen along with the object, तो वो देखेगा नीचे पेड़ है, ऊपर भी पेड़ है, बोलो हाँ। तो when an image of an object can be seen along with a it is called as what? Mirage. मिराज की एक और कल्पना की कबीर ने, उन्होंने लिखा एक कॉन्सेप्ट, मृग तृष्णा। मृग यानी हिरण, तृष्णा मतलब प्यास। तो जब हिरण रेगिस्तान में पानी के लिए दौड़ता है, मैं कहता हूं गया क्यों तू वहां पे? तेरे पास कोई क्रू टीम नहीं है, तो गाड़ी से जाने रहा, तो भागे जा रहा है, चलो गया। तो उन्होंने कहा जब हिरण दौड़ता है रेगिस्तान में पानी की खोज में, तो उसे किसी बादल की, बिकॉज रेगिस्तान सर गर्म क्षेत्र है ना, वो ऑफ कोर्स रेत ही रेत मिलेगा, जब सनरेज पड़ेंगी तो वो और गर्म हो जाएगी, रेत गर्म हो जाती है, हमें मालूम है। तो उस बादल की एक इमेज वहां नजर आएगी पानी जैसी, बिकॉज अगर आसमान को अगर आप ध्यान से देखो तो बादल कुछ पानी तो दिखता है, बोलो तो हाँ पानी होता ही तो है वो। तो अगर मैं बादल की इमेज को देखने लगूं, अगर बादल का मिराज बनने लगे, तो हमें हिरण को हमें क्या नजर आएगा? वहां पे बादल नजर आएगा, पानी नजर आएगा। तो जब वो दौड़ता है तो वहां देखता है पानी तो है ही नहीं, क्योंकि उसने टीआर थोड़ी ना पढ़ा होगा, सही बात है। इसलिए मृग प्यासा ही रह जाता है। तो कभी ने लिखा मृग तृष्णा, मृग यानी हिरण, उसकी प्यास, तो रेगिस्तान में भागता है, उसे टीआर दिखता है, ये मिराज है सर। मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन, बिकॉज नीचे कुछ होता नहीं है, बट उसे एक इमेज फॉर्म हो रही होती है, एंड दिस इमेज कैन बी सीन अलॉन्ग विद इट्स ऑब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? मिराजेस। आई होप इट इज क्लियर। और जो मैंने डायग्राम बनाया है आप लोगों की बुकलेट में, ये ज़्यादा बेहतर है ऑफ कोर्स, है ना, इसी के पैसे हैं क्योंकि। अच्छा, ये वाला डायग्राम को ना मॉडिफाई करके आपके बुकलेट में सेकंड डायग्राम में वो बनाएंगे, ठीक है। पहले पढ़ाता हूँ, आप कुछ मत लिखिएगा, ठीक है। पहले पढ़ाता हूँ, पढ़िएगा क्या लिखा है। मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन ऑब्जर्व्ड इन अ डेजर्ट। डेजर्ट क्यों वर्ड यूज किया बताइए? क्योंकि सर हॉटनेस चाहिए, और वो सनी डे में ही आएगी भाई, ठंड में थोड़ी ना आएगी। सो इन अ डेजर्ट और अ हॉट एक्सटेंडेड, जैसे मैं अभी बात करता ना गाड़ी की, उन बच्चों ने गाड़ी चलाई है तो उन्हें पता होगा, कई बार क्या होता है हाईवे पे ना पानी नजर आता है, तुमने सबने देखा है? अच्छा, किसने नहीं देखा आज तक बताओ? तो आज के बाद जब भी तुम कभी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो या हाईवे पे जा रहे हो, तो पापा से जिसके साथ जाओ उसको बोलना भाई मुझे साथ में बिठा पहले, और देखना कि आपको सड़क पे कहीं कहीं जगह पानी नजर आएगा, तो तुम्हें पुनीत सर याद आएंगे। टीआर कहाँ याद आएगा? हाँ, तो डेजर्ट्स में या हॉट एक्सटेंडेड सरफेस में कोल टार्ड, यानी कि हम इसको एक्चुअली हम तारकोल बोलते हैं आम भाषा में, वरना होता क्या है, कोल टार्ड होता है। एंड ड्यू टू विच ट्रेवल सीज अ शिमरिंग पॉन्ड ऑफ वाटर। शिमरिंग पॉन्ड मतलब पानी का थोड़ा सा लूप दिखता है कि हाँ यार पानी पड़ा हुआ है शायद, water some distance ahead of him, in which surrounding objects like trees etc appears inverted। ठीक है साहब,
इसमें लिखा पढ़ना क्या लिखा, इन अ हॉट ऑन अ हॉट समर डे। समर को मैं थोड़ा सा सनी बोल देता हूं तो थोड़ा सा अरे तुम कहां जा रहे हो यार। ऑन अ हॉट समर डे अर्थ बिकम्स वेरी hot and layers near the earth are heated than the higher ones, hence density and the refractive index of the air layer increase। ऊपर जाके बात कर रहे हैं, as a ray of light from a tree etc travel towards the earth through the layers of decreasing mu, they bend move and more away from the normal। यहां से लाइन एंड हैशटैग लगा लेना, इसमें लिखा स्टेज अराइव्स, एक सिचुएशन ऐसी आती है when angle of incidence becomes greater than critical angle and ray gets totally reflected, hence these rays appears to be coming from opposite direction, hence observer can see inverted image। तो आप एक काम करो, ये कुलदीप यहां पे है और आप देखो यहां पे आप दिखा दो यहां पे क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, और यहां पे आप दिखा दो, यहां लिख दो म्यू या फिर ऐसे लिख दो टेम्परेचर ज्यादा है, तेरे को साले इनविटेशन दूंगा, टेम्परेचर ज्यादा है, म्यू क्या होगा कम है यार, क्या बोल रहे हो, टेम्परेचर ज्यादा दूर दूर भागेगा ना मॉलिक्यूल, म्यू क्या होगा कम, बोले तो री हो गया रेयरर, और यहां पे क्या होगा म्यू क्या होगा ग्रेटर, यानी क्या होगा डेंसर। एक स्टेटमेंट लिखना, लिखो इन TIR इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी सीन along with its object। क्योंकि ये स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखा कहीं पे भी मुझे लग रहा है, बट लिखना चाहिए तुम लोगों को, ये TIR में ऑब्जेक्ट के साथ उसका इमेज भी दिख रहा है, यानी इमेज के साथ उसका ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है, तो दो दिख रहे हैं, दो ये भी दिख रहे हैं, ये भी दिख रहे हैं। जैसे मान लो किसी को खड़ा कर दो यहाँ पे, तो उसकी इमेज भी कुछ नजर आई थी यहाँ पे, वो बादल जैसे, या बादल था यहाँ पे, बादल यहाँ नजर आ रहा है, बोलो ना, तो बादल हवा में था, ऊपर हाइट पे था, इतना ऊपर हाइट वाला ऑब्जेक्ट भी दिखाई दे रहा है सर। कबीर की बेसिकली कल्पना थी मृग तृष्णा। चलिए TIR का 3 एप्लीकेशन पढ़ लिया, पहला बताइए क्या पढ़ा था, स्पार्कलिंग ऑफ मुझे एक चीज और याद आई आप लोगों को पढ़ाते हुए, आपने शायद देखी होगी, उसको इसके बाद ले लेंगे, पहले टॉपिक खत्म कर लेते हैं बुकलेट का। पेज नंबर 26 पे आ गए हम लोग, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल यही है ना, हाँ वेरी गुड, 28 पेज नंबर 28। ये जो टॉपिक है जो अगला हमारा आ रहा है पेज नंबर 28, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर एक वाइडली यूज कॉन्सेप्ट है कम्युनिकेशन का, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो ऑप्टिकल फाइबर से ही हो रहा है, अपार्ट फ्रॉम सैटेलाइट ऑफ कोर्स। सैटेलाइट का कम्युनिकेशन तो बहुत ही अलग होता है सर, क्या मस्त सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है। इमेजिन करो कि तुम यहाँ हो सर, आप हो ट्रांसमीटर, कौन हो आप, ट्रांसमीटर वो है जिसने मैसेज को ट्रांसमिट किया, और यहां है रिसीवर जिसने मैसेज को क्या करना है, रिसीव करना है। अच्छा, ट्रांसमिट करने के लिए भी छतरी चाहिए, डिश एंटीना, समझ रहे हो,
और रिसीव करने के लिए भी छतरी चाहिए, सही है। तो ट्रांसमिट ने एक सिग्नल ट्रांसमिट किया, जैसे मान लीजिए आपने एक मेल किया फीमेल को, तो उसका नाम लिख लेते हैं xyz@hotmail.com। फीलिंग आ रही है ना, समझो सालो क्या मजे ले रहे हो। आपने मेल किया, सही है, आपने मेल किया, तो कितना कितना प्रोफेशनल बात कर रहा हूं मैं, बात नहीं कर रहे, मेल करनी है। यहां पे लगी हुई सैटेलाइट छतरी, सही है। आपने मेल किया, सैटेलाइट के पास गया सिग्नल, सैटेलाइट ने इसके रीजन को ढूंढा, आईपी एड्रेस को ढूंढा, किस कंट्री का, किस स्टेट का, जहां का भी है, उसने इसे ट्रांसमिट कर दिया। इसे बोला गया अपलोड, इसे बोला गया, जिस फ्रीक्वेंसी को यहां यूज किया गया उसको बोला गया अपलिंक, डाउनलिंक। नाम सुने सुने लग रहा तुम लोगों को? सैटेलाइट कम्युनिकेशन है ये, क्या है मुझे नहीं पता तुम लोगों ने ये देखी है कि नहीं देखी है, बट मैं आप लोगों के लिए सर्च करो, मैंने भी कभी इसे ऐसे सर्च नहीं किया, बट मैं देखता हूं मिलता है तो। ऑप्टिकल फाइबर अक्रॉस वर्ल्ड, एक इमेज देखना, आप लोगों को लगेगा कि हाँ, ठीक है वो ढूंढ लेगा, गूगल का काम यही है। अगर आप ध्यान से देखो तो दिखाई दे रही है ये क्या है, ये पिंक कलर की, ये सारी ऑप्टिकल फाइबर, और ये कहां से पास हो रही है, मतलब सी से, और तो नहीं दिखाई दे रही, क्या आ गई बेटा, ठंडी है क्या? ठीक है बेटा, थैंक यू। कोई इमेज अप्रोप्रिएट नहीं मिल रही, बट मेरी बात तुम समझ पाए हो वैसे जो मैं कहना चाह रहा था? कहाँ है, दिखा कहाँ? हाँ देखिए, ये तो खैर दिखा रखी है वैसे, फाइबर ऐसी डाली हुई है पूरे सी में हमने, और पूरे मैंने ना एक्चुअली गूगल कर रहा था एक टाइम में, मेरे को मिली थी, जैसे ये दिखा रखी है ना, ये सारी ऑप्टिकल फाइबर्स ही, ये आदमी देख रहे हो, ये ऑप्टिकल फाइबर्स ही, मतलब मैंने एक मैप देखा था एक्चुअली, मैं ढूंढ नहीं पा रहा, मुझे याद नहीं आ रहा है, कभी मौका मिलेगा तो दिखाऊंगा। पूरा पूरा वर्ल्ड जो है वो ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टेड है, जो हम सिग्नल्स में भेजते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से। ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली एक ऐसी ट्रांसमिटिंग लाइन है ना, जिसमें आप सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह भेजते हो विदाउट एनी लॉस ऑफ सिग्नल, विदाउट एनी लॉस। जैसे ऑप्टिकल फाइबर ऐसा होता है, इस तरीके से, ये ऑप्टिकल फाइबर है, एक पाइप है, ऑप्टिकल पाइप या फिर फाइबर, फाइबर। अच्छा फाइबर की ये वाली स्पेलिंग ठीक है या ये वाली स्पेलिंग ठीक है, देखना दोनों सही है, ठीक है, दोनों लिखी जाती हैं। ये देखो ऑप्टिकल फाइबर का ये काम है, कमाल है। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, जब भी कोई सिग्नल यहां से हम भेजते हैं तो विदाउट एनी लॉस सिग्नल यहां आ जाता है, विदाउट एनी लॉस। कैसे मैं बताता हूं, किसी भी सिग्नल को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो, लाइट सिग्नल हो, उसे पहले इंटर कराया हमने, सही है, जैसे ही इंटर किया ये लाइट अंदर बेंड होगी थोड़ी सी, सही है, लाइट या कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल बेंड हो गया, बोलो सही है। मुझे बस ये इंश्योर करना है कि अंदर डेंसर मीडियम हो और बाहर क्या हो, अच्छा अंदर वाले स्पेस को हम लोग बोलते हैं कोर, क्या बोलते हैं, कोर। तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो और बाहर जो मीडियम है वो रेयर हो अगर, तो इस पॉइंट पे टी आर होगा क्या, और लाइट ऐसे जाएगी, बोलो हाँ या ना, फिर यहां पे क्या होगा, टी आर होगा, जाएगी ऐसे, बोलो हाँ, टी आर यहां होगा, जाएगी ऐसे। अब मुझे बताओ, जब टी आर होता था तो क्या कोई एनर्जी का लॉस होता था? नहीं, द टोटल एनर्जी विल बी रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम, बोलो तो सही यार, इन द सेम मीडियम। तो light is reflected back at the same medium and will be transported from one end to another
विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइप, विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी और सिग्नल। बोलो हाँ। यानी कि आप किसी भी लार्जर डिस्टेंस के लिए इस सिग्नल को भेज सकते हो, बस आपको क्या करना है, पाइप के एक एंड से सिग्नल डालना है, दूसरे एंड से सिग्नल निकालना है। बट एक शर्त है क्या, कि आपको इसके बाहर मीडियम रेयर रखना है और अंदर मीडियम। इसीलिए हमने क्या किया, ऑप्टिकल फाइबर पे कवर चढ़ा दिया और उस कवर का नाम रखा क्लैडिंग। क्या रखा? तो बाहर वाला ऊपर जो मीडियम लगाया ये वाला, उसका नाम रख दिया क्लैडिंग। क्लैडिंग। और हमने ये बोल दिया कि कोर और क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमारा कोर डेंसर है और क्लैडिंग क्या है, रेयर। यानी अब ये किसी भी मीडियम के अंदर जाए पाइप, जब भी रे ऑफ लाइट यहां से जाएगी वो हमेशा डेंसर से, जैसे कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली रखा गया था 1.7 और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखा गया था सर 1.5। तो जब भी रे ऑफ लाइट गई, अगर वो इस इंटरफेस पे इंसिडेंट हुई तो उसके लिए रे ऑफ लाइट जा रही है रेयर, डेंसर से कहां पे, रेयर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इंश्योर करना है ग्रेटर देन किससे हो, क्रिटिकल एंगल से। डेंसर से रेयर, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, टीआर हुआ, टीआर हुआ, टीआर हुआ, बाहर निकल गई। तो विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट यूजिंग व्हाट, यूजिंग टीआईआर। फिर सवाल आया, सर अगर ये नहीं होता तो सैटेलाइट से भेज दो। सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज ऑलवेज अ कॉस्टली अफेयर। इससे इजी है सर, सस्ता है, वहां पे भी कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, यहां पे भी कोई एनर्जी लॉस नहीं होता। तो कम्युनिकेशन का एक बेहतर तरीका है। तुमने कभी ऑप्टिकल फाइबर देखा अपनी जिंदगी में? हाँ, वो वाईफाई में भी होता है। अरे वो बचपन में एक वो था शो पीस, उसमें ऐसे वो निकले हुए थे बाल बाल से, नहीं समझा? हाँ, लाइट जलती थी, हरे रंग की, लाल रंग की, अलग अलग रंग की। रंग कैसे बताऊं उसमें मैं? अच्छा, गूगल पे ऑप्टिकल फाइबर डालोगे ना, डायग्राम वही निकलेगा और तुम देखोगे हाँ हाँ ये तो देखा हुआ था, बचपन में था हमारे यहाँ, फिर हमने तोड़ दिया था इसको। क्या? ये क्या हुआ मुझसे? नहीं, ये तो ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन याद आ रहा है कुछ कुछ। वो एक मटका सा था नीचे, ऐसे निकलता था, याद आ रहा है? उसकी टिप्स पे लाइट होती थी बस। कहाँ पे लाइट होती थी? आपने लाइट भेजी यहां से, यहां एंड से, और बस सामने यहां से भेजी और यहां टिप्स पे निकल कर आई, यानी बीच में से कोई लाइट का लॉस। ऑप्टिकल फाइबर ये है। अब जो हमारे यहाँ जो वाईफाई, जैसे बच्चे ने बोला वाईफाई सिग्नल्स है, वो ऑप्टिकल फाइबर से आते हैं, ताकि बीच में कोई लॉस है ऑफ एनर्जी। कई बार इंटरनेट की स्पीड कम आती थी पहले, अब नहीं आती, अब तो पूरी आती है 300 Mbps। हाँ आती, तेज ज्यादा आती है। क्यों आती है? बिकॉज अब ऑप्टिकल फाइबर पे आ गए हैं। बोलो हाँ। समझ में आ गया ऑप्टिकल फाइबर? पढ़ो क्या लिखा है। लिखा वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन फिनोमेना ऑफ, बेस्ड ऑन TAR। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर इज एन हेयर थिन लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ क्वालिटी ग्लास और क्वार्ट्ज सराउंडेड बाय a glass coating of a slightly lower refractive index. It is used as a guided medium. Guided medium क्यों बोला बताना? Guided medium क्यों बोला? कोई बता सकता है why it is called as a guided medium? सिग्नल को भेजने के ना दो तरीके होते हैं, गाइडेड और अनगाइडेड। जैसे मैं बात कर रहा हूं, ये गाइडेड है या अनगाइडेड है? हर जगह सिग्नल पहुंच रहा है। मैं एग्जांपल देता हूं बड़ा सिंपल सा आप लोगों को। गाइडेड और अनगाइडेड का बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे मान लो तुम्हारे लैंडलाइन पे एक फोन आया, सही है, सिंपल है, लैंडलाइन पे फोन आया। अब लैंडलाइन का फोन तुमने उठाया, उसने बोला हाँ सुनो मैं बोल रही हूँ, गाइडेड है? गाइडेड है, बोलो हाँ। 1-to-1 कम्युनिकेशन है कि नहीं है? 1-to-1। लेकिन दूसरे कमरे में से मम्मी ने भी फोन उठा लिया, अब वो 1 सेंडर और 2 रिसीवर, गाइडेड क्या बन गया? अनगाइडेड। समझ में आ गया बीबी? अनगाइडेड वायरलेस। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दे रहा था, कहाँ फील ले रहा है भाई। जैसे मैंने बोला मैं बोल रहा हूं, तू सुन रहा है, ये भी तो सुन रहा है, ये क्या है? अनगाइडेड। जैसे एयर में कोई सिग्नल छोड़ दिया, वो क्या हुआ? मैंने तेरे को कान में आके बोल दिया,
क्या होगा? अगर वो उसके साथ भी सुनने तो क्या हो जाएगा? सिंपल है क्या? ऑप्टिकल फाइबर एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल लेके जा रहा है, बोलो हाँ। गाइडेड या अनगाइडेड? इट इज यूज्ड एज अ गाइडेड मीडियम फॉर ट्रांसमिटिंग एन ऑप्टिकल सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू। भाई देखो कोर है अंदर, देख रहे हो कोर, ऊपर क्या चढ़ा रखी है? उसके ऊपर बफर जैकेट, यानी कि उसको कवर करने के लिए, जैसे वो नीले काले से कवर नहीं होते उसके ऊपर, वो बफर जैकेट कहलाती है, कोर क्लैडिंग बफर जैकेट। एग्जाम में बनाने के लिए आएगा डायग्राम, तो आपको ये नहीं बना के, आपको आपको ये बना के आना है, सिंपल, बिकॉज ब्लूप्रिंट में ये बना हुआ है। अंदर क्या लिखा हुआ है? हाई एन, एन मतलब म्यू, सही है क्या? इसको मार्क कर लेना, यहां पे क्या है? कोर। ये क्या है बच्चों? कोर। ये क्या है? लो म्यू। ये क्या है? लो म्यू। बाहर है क्या इसका नाम, बेटा बता दे? क्लैडिंग। कौन है ये? क्लैडिंग, सही है क्या? और यहां पे बस एक एंगल मार्क कर दे, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। सिग्नल है, हम सिग्नल्स को ही लाइट बोल रहे हैं यहां पे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेटा वो, बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या बनी वो? रेडियो वेव्स, यानी एक्स गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। जो सिग्नल जिसमें हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जैसे ऑनलाइन वाले बच्चों को सुनाई दे रहा हूं मैं, कौन सी वेव्स हैं वो? रेडियो वेव्स। कम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव्स इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और है बच्चों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, वो ये कि हम कैसे श्योर करें, हम कैसे माने कि यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा ही हो। भाई इमेजिन करो, अगर यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम हुआ, तो ये जो सिग्नल नीचे गए ऊपर नहीं चला जाएगा, और अगर सिग्नल ऊपर चला गया तो यहां पे लॉस होगा सिग्नल का। भाई आप यहां से भेज रहे हो हेलो, यहां पे मिल रहा है सिर्फ लो। नहीं आप समझे नहीं मेरी बात, ऐसे कभी होता नहीं है? कभी फोन में बात कर रहे हो, हेलो हाँ आवाज नहीं आ रही, तो वो कह रहा हेलो, नहीं हुआ कभी ऐसे तुम्हारे साथ? वो लॉस ऑफ सिग्नल, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूजुअली लॉस ऑफ सिग्नल हो सकता है, तो उसी कान में मत बोल बेटे ऐसे, अच्छा नहीं लग रहा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं बस। मैं क्या कह रहा हूं कि कभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू यहां पे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा ही हो, ये कैसे श्योर करूंगा मैं? एश्योर कैसे करूं? तो हमने बनाया कि यार यहां पे जब ये इंसिडेंट हो रहा है ना, तो यहां पे ना एक रेंज होती है, एक रेंज, एक एंगल की रेंज, जो डिसाइड करेगी कि कितने एंगल पे आपकी जो सिग्नल है, जो रे है, वो एंटर करें, और उसका नाम रखा गया एक्सेप्टेंस एंगल। क्या बोला गया? और आपको ना नाम से पता भी चल रहा होगा, एंगल का नाम भी ठीक ही लग रहा है, कितने एंगल पे एक्सेप्ट करूं, सच दैट जब भी लाइट अंदर जाए तो उसका पक्का टीएआर हो ही हो। इसलिए व्हेनेवर लाइट गोज इनटू ऑप्टिकल फाइबर, whenever a light goes into optical fiber, we need to ensure that it must enter at an angle which is called as an acceptance angle। बोलो हाँ या ना? वो कितने एंगल पे हो? एक्सेप्टेंस एंगल पे हो। एप्लीकेशन पढ़ो जरा, क्या लिखी है?
कि ऑप्टिकल फाइबर कहां कहां इस्तेमाल होता है, पढ़ो एक बार। हाँ बच्चों, ये पढ़ा आप लोगों ने, कहां कहां इस्तेमाल होता है बेसिकली। हाँ सॉरी, मैंने गलत लिखा हुआ कुछ। एक्सरेज ऑप्टिकल फाइबर में नहीं इस्तेमाल हो सकती। बेटा पीछे चले जाओ, यहाँ पे टेबल आएगा ना, दिक्कत हो गया। पीछे चले जाओ। आप कुछ कह रहे हैं बेटा, क्या कहाँ लिखा है ये? यार होता क्या है कि जैसे कई मेथोडोलॉजीज होती हैं जिसमें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं प्रिज्म से। मैं अभी आपको एक डिवाइस दिखा रहा हूँ, वो रिफ्रैक्टोमीटर जैसा ही है, उसमें TAR होगा और स्नेल्स लॉ लगा के हम उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड निकाल लेंगे। अभी तो खैर मैं पानी का इस्तेमाल करूंगा। तो रिफ्रैक्टोमीटर क्या है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकाल दे। TAR होगा, साइन सी इक्वल्स टू 1/, में म्यू होगा, क्रिटिकल एंगल निकाल लूंगा, म्यू निकल जाएगा। इट इज यूज्ड एज अ इन अ मेडिकल, और शायद तुमने सुना होगा एक एंडोस्कोपी, वो जिसमें वो रिमोट डाल देते हैं अंदर, लाइट डालते हैं। अब अंदर तो लाइट है नहीं, ये तो ओपन कर दो, सर्जरी करनी ओपन कर दो भाई, लाइट डालो भाई क्या हो रहा है अंदर। लेकिन क्या करेंगे हम, ऑप्टिकल फाइबर डालेंगे, रोशनी डालेंगे, यहां से यहां रोशनी पहुंच जाएगी। बोलो हाँ, रिमोट काम करेगा, काम हो जाएगा। देयर यूज इन ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है ठीक है, छोड़ दो यार, ये सब क्या है, TIR। एक एप्लीकेशन हमारी बुक में लिखी नहीं है, वो मैं आपको दिखाता हूं। हाँ कोका कोला। जब भी इसको किसी ग्लास में अभी बैठ जाओ वहीं पे, जब बताऊंगा तो शूट करना, ठीक है? उधर से बैठ जाओ, थोड़ा सा साफ ही कर लेते, गंदा बहुत है पानी। क्या कर लेंगे, ड्रॉप टेस्ट? मेरा मन है नहीं वैसे, बाकी बोला तो था उन्होंने कि वाटर प्रूफ है, वाटर रेजिस्टेंस होता है। बेटा आप थोड़ा सा हट जाओ, आप ब्रिटिश बैठ जाओ, जब मैं बताऊंगा तब करना, ठीक है ना? सुनो, इस ग्लास में जब मैं इसको पोर करूंगा तो इसमें ये बबल्स नजर आ रहे हैं, ये चमक क्यों रहे हैं? चमक रहे नहीं चमक रहे? हाँ लाओ भाई, इसको कर दो, काट दो, इसको कर दो फ्लाइट मोड पे। अब इसको जब कहूंगा तो शूट कर लेना, ठीक है ना? वरना शूट कर देंगे। पास से करना बेटा, ये दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना? बाबू पास से, इधर से आ जाओ, इधर बैठो, पहली सीट पे बैठ जाओ, ठीक है? हाँ बेट नहीं बेट, यहाँ आ जाओ। जूम करके ना बात नहीं बनती, फिर सब बोलते हैं एडिटर सर हमारा शूट खराब होता है। हाँ क्वालिटी खराब हो जाती है। हाँ सुनो, दोबारा बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जब मैं ये डालता हूँ, ये जो बबल्स हैं ये स्पार्कल कर रहे हैं, चमक रहे हैं, इसको बोला गया शाइनिंग ऑफ एयर बबल। एयर बबल है कि नहीं है? एयर बबल थे कि नहीं थे ये? तो बबल शाइन क्यों करता है? क्या बोला? बबल
शाइन करता, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। बबल का शाइन होने का सिंपल सा लॉजिक क्या है कि मान लीजिए ये ग्लास है जिसमें आपने कुछ भी है जो पीने का सामान डाला है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे डाला और मान ली यहाँ बबल बन गया। क्या बन गया एक? अच्छा, यहां अंदर एयर है, ये पक्की बात है, क्योंकि ये कौन है? ये है एयर बबल। कौन है ये? मान लो इस पे कहीं से बाहर से लाइट आई, जो कि यहां पे इस पे आई रही थी, बाहर से रोशनी में था तो लाइट आई रही थी इसमें, है ना। अब जब बाहर से लाइट आई तो यहां हर जगह वो मीडियम है। अच्छा, मेरे हिसाब से मान लीजिए वो पानी है। क्या ये भाई? वो ये जो कोक है बेसिकली ये क्या है? कार्बोनेटेड वाटर ही तो है, बोलो हाँ। तो रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रही है? डेंसर से। अगर ये इस पॉइंट पे अगर ये टीआर कर ले तो ये शाइन करेगा। और टीआर कब करेगा? जब इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से। अच्छा, म्यू का वैल्यू वाटर के लिए 4/3 यानी कि 1.33। साइन सी से कितना आया? 1 अपॉन में म्यू, यानी कि सी कितना आ गया? साइन इनवर्स ऑफ 1.33, 48 डिग्री आया। कितना आया? सही है, 48 डिग्री, करेक्ट, 48 डिग्री। यानी जब भी हमारे लाइट जो आई थी इस ग्लास के एयर बबल पे, अगर वो 48 डिग्री से ज्यादा पे रही होगी तो ये बबल शाइन करेगा। तो शाइनिंग ऑफ एयर बबल इज ड्यू टू व्हाट? तो इसमें जब ये चमकता है ना, अच्छा बियर में बहुत ज्यादा आता है। पहले मैं सोचा मैं मंगवा लूं, तो सामान भी पड़ोस से मिलता है एकदम, समझ रहे हो। लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, वी कांट शो दिस यूजिंग बियर। तो मैंने इसका समझ में आ गया तुम्हें। तो शाइनिंग ऑफ एयर बबल इज ड्यू टू ऑल्सो। तो छोटा सा नोट लिख लो, जहां पे ऑप्टिकल फाइबर खत्म हो रहा है पेज नंबर 29 पे, वहां पे लिख लो कि शाइनिंग ऑफ एयर बबल इज ड्यू टू TIR। ये बता मुझे क्या कह रहा है? ये कह रहा है सर बियर में ऐसा क्या होता है, उसमें ज़्यादा बबल्स बनते हैं, तो हम चेक कर लेंगे और पी के। ओके, लेजर, लेजर बोलो, सही है लेजर। लाइट का पाथ दिखना बस मुश्किल है, उसके लिए हमें चाहिए धुआं। बेटा इसे बंद करना एक बार प्लीज, रस्सियाँ खींच दो बस इसकी, हाँ बस ठीक है। देखा लाइट आ रही है, इसका मतलब ट्रेवल कर रही है, आप देख भी रहे हो, स्क्रीन पे भी दिख रही है सब, ठीक है। ये पानी है, अंदर पानी ही है, इन्हें तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा लाइव वालों को। दिख रहा हूं मैं? अच्छा, मैं वो नहीं, मैं तो दिखूँ ना, मैं भी नहीं दिख रहा उन लोगों को, वो सोचेंगे पता नहीं क्या काला सा जादू कर रहे हैं। नहीं नहीं, दिख गया भाई साहब, भाई पकड़िए जरा, लगा ले यार क्या इसमें। सुनेगा, ये ग्लास कंटेनर है, इसके अंदर क्या है? पानी। लाइट रे मैं ऐसे डालता हूं, बेटा सामने से लेना यहां से, ठीक है, सामने से। लाइट रे मैं ऐसे डालता हूं, चेक करो क्या उसके पाथ में कोई चेंज आया है क्या? दिख रहा है आज? नहीं दिखा? दिख रहा है? सामने से देख, नहीं दिखा? अच्छा पास से आकर देखो, किसी को देखना है तो पास से आके आके देखो, बिल्कुल पास आके खड़े हो जाओ यहाँ पे। वॉलेट आ जा, तू आ जा बेटा, पहले लाइट का पाथ देख,
दिख रहा है? अच्छा एक काम करते हैं, सुनो सुनो सुनो, एक शायद हो सकता है एक ऑब्जर्वेशन और दिखे जो मैं कह रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं लाइट रे, इसके नीचे ग्लास ये दिख रहा है, कुछ रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो नहीं है? बोलो। मैंने इसे टीएआर करवा रहा हूं, क्या करा रहा हूं? एक बार देखना जरा, मैं लाइट रे इंसिडेंट करा रहा हूं ऐसे। किसको हटा दूं? नहीं एक्चुअली ना लेजर, लेजर की इंटेंसिटी शायद और शार्प चाहिए। कलर्ड वाटर से होगा? नील चाहिए होगा ना, नील से दिखेगा ना? ब्लू से इंक डाल देते हैं, लेकिन दिखे ना। अबे फिर पानी चेंज करना पड़ेगा ना। नहीं आ रहा यार, थोड़ा लाइट थोड़ा सा काम करके देखेंगे, हो सकता है पाथ दिखाई दे। यार दिख तो रही थी हल्की हल्की, थोड़ी और अंधेरा करें? नहीं अभी एक्चुअली पता क्या है, अगर आगे से आके कोई देखना चाहे तो नील मंगवाए। देखो देखो दिखा, अभी दिख रहा है? अरे ये टॉर्च मत मार यार। हाल पागल। देखना यहां पे इस तरफ, यहां पे देखो टीआर हो रहा है। देखो एक बार इंक डाल के ट्राई कर लेते हैं एक और बार, हो सकता है और डोमिनेटिंग दिखाई दे। मैथ्स वाले सर से मांग कर लाते हैं। इंक से कोलाइडल स्टेट थोड़ी ना बनेगी। कोलाइडल स्टेट किससे बनेगी? हाँ नमक से हो सकती है, नमक लेकिन डिजॉल्व हो जाएगा। कॉर्न स्टार्च पागल है, बनी की दुकान थोड़ी ना है। कॉर्न स्टार्च ले आओ। हम्म
ब्लू नहीं, ब्लैक है। ये किस हरामखोर की कल्पना थी? हाँ ये तो बहुत गंदा सा हो गया। अब तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा जो दिखाई दे रहा था पहले। देख तो रही है यार एक्चुअली, बट ये यार नहीं हो रहा यार। एक बार हुआ था सिर्फ यहां पे, अगर ध्यान से देखो तो। नहीं डेमोस्ट्रेट ढंग से नहीं हो रहा यार। लीव इट, इसको छोड़ते हैं फिर, ये दोबारा से करते हैं। किससे दिखाई देगा बताओ? चौक तो नहीं है यार यहाँ। और कुछ हमें? मैं जो डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा था वो क्या था, जो कि नहीं हो पाया, वो ये था। मेरी बात सुनो, वो ये था, किस कंटेनर में मैंने भरा था पानी, मुझे एक जगह दिखाई दिया था, पता नहीं तुम्हें दिखाई दिया नहीं दिखाई दिया। मैं रे ऑफ लाइट को ऐसे डाला था, रे ऑफ लाइट ऐसे की जगह थोड़ी सी पहले वो बेंड हुई थी, और फिर वो एक जगह जाके यहाँ पे वो दोबारा से बेंड हुई है। ये अगर ये दिखा है तो फिर हो गया। मुझे लगा था मैं और डोमिनेटिंगली से थोड़ा दिखा पाऊँ, बट आई डोंट नो कि कैसे है। क्या रखना पड़ेगा? स्टेबल? नहीं, स्टेबल भी रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है मुझे लेज़र चेंज करनी चाहिए। अगर मैं लेज़र लाइट चेंज करूँगा थोड़ी सी और हाई इंटेंसिटी की, तो माइट भी पॉसिबल कि मैं कर पाऊंगा। बट ठीक है, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। खत्म हो गया है टॉपिक एनसीईआरटी न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। वो तो चार्ज के नेचर को देख लो, पॉजिटिव है या नेगेटिव है भाई। वो तो आप इमेजिन करो, आपका मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, वेलोसिटी ऐसे है, और चार्ज पार्टिकल ऐसे, तो ऐसे घूमता हो जाएगा। हेलिकल में क्या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये तो पूछ रहे हो? हाँ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे ना, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, चार्ज पार्टिकल ऐसे गया तो फोर्स इधर लगेगा, यानी ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, घूमते घूमते नीचे जाएगा।